मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको व्यंजन संधि और उसके नियम समझाने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में आपने स्वर संधि और उसके भेद समझे। अब इसको सविस्तार जो समझाया जा रहा है उसको समझें और पाठ्यपुस्तक के उदाहरणों के आधार पर इसका अभ्यास करें। आइए आगे समझाता हूं। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, वीडियो संधि का यह दूसरा है, पार्ट 2 व्यंजन संधि। पिछले पार्ट 1 में आपने स्वर संधि को पढ़ा समझा। आज व्यंजन संधि की विस्तृत व्याख्या करके मैं समझाऊंगा। व्यंजनकार समझ ही रहे हैं आप लोग, अर्थात स्वर और व्यंजन स्वर के सहयोग से उच्चरित होता है। स्वर के उच्चारण में किसी का सहयोग नहीं लिया जाता। स्वर संधि के विषय में आपने देखा और समझा। व्यंजन संधि, इसमें व्यंजन से, स्वर और व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं। बार बार विकार की बात आती है। विकार मतलब जिसमें बदलाव हो जाए, परिवर्तन हो जाए। विकार माने बुराई उत्पन्न हो जाए, अर्थात जब मूल से परिवर्तन मूल में हो जाता है तो उसको विकार ही कहेंगे। तो जब व्यंजन वर्ण से स्वर और व्यंजन वर्ण मिलता है और एक होता है तो उस मेल से जो वर्ण बनता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब वर्ण बनता है तो दो पद आपस में मिल जाते हैं, संधि हो गई। व्यंजन संधि के मुख्य नियम निम्न हैं। नियम को जानने से पहले आप ध्यान देंगे, इसमें बार बार आपको वर्ग आएगा, वर्ण आएगा। वर्ण तो जानते ही हैं, अ हो चाहे स्वर का अ यू हो या क ख ग घ व्यंजन का हो। वर्ग व्यंजन में 5 हैं। पहला क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा च वर्ग और पांचवा प वर्ग। क च ट त प वर्ग है। एक वर्ग में 5 वर्ण हैं। क में 5 है, क ख ग घ अंग। इसमें सभी का क्रम निश्चित है। आप क के बाद ग नहीं पढ़ सकते, नहीं तो संधि में दिक्कत हो जाएगी। वैसे ही च में 5 हैं, तो क के जो 5 है उनको कवर कहते हैं। क पहला है, ख दूसरा है, ग तीसरा है, घ चौथा है और पंचम वर्ण क्या है? अंग है। तो सभी का जो क्रम है वह नंबर से वह निश्चित है, क्योंकि इसी के आधार पर आप इसको पढ़ेंगे। तो यह कवर्ग हो गया, पंचमाक्षर कहते हैं अंग को। तो वर्गों के अंत में, जो 5 वर्गों के अंत में पंचम वर्ण होता है उसको पंचमाक्षर कहते हैं, 5वां वर्ण कहते हैं। तो क च ट त प, च में भी 5 हैं, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ याड़ा, त थ द ध न, प फ ब भ म। यह पंचम वर्ण है। यह 5 वर्ग है। और इस 5 वर्ग में क से लेकर के म तक, इसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। चलिए आगे आप समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, यदि इसका पहला नियम है, देखिए, पहले वर्गीय वर्ण का तीसरे वर्गीय वर्ण में परिवर्तन। इस व्यंजन संधि का जो पहला नियम है,
इस नियम के अंतर्गत जो पहला वर्ग का वर्ण है वह अपने तीसरे वर्ण में उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए इसका नियम हम देखते हैं। यदि क च ट त प, यह क्या है? क च ट त प, यह पांचों वर्गों का प्रथम अक्षर है। क च ट त प, इन्हीं के आधार पर हम पांचों वर्गों का नाम बोलते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। पहली बात। दूसरी बात, एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ आपने प पर हलंत देखा है, सभी पर हलंत देखा है। इस हलंत को मैं संधि विच्छेद के समय समझाऊंगा। यह जो क च ट त प है, अर्थात जिसके नीचे हलंत हो गया, यह हलंत, वह उसमें से स्वर हट जाता है और वह शुद्ध व्यंजन हो जाता है। अर्थात स्वर रहित व्यंजन इसे हम कहते हैं, जिसको सही शुद्ध व्यंजन कहते हैं। वो यही है जो आधा हो जाता है, यानी क च ट त प। इसको इसमें से हम अगर हलंत हटा देंगे तो इसमें अ जुड़ जाएगा। आराम से हम क ख च ट त प ब कहते हैं। लेकिन शुद्ध व्यंजन उसमें से जब हम स्वर हटा देते हैं तो वह हलंत युक्त अक्षर वर्ण व्यंजन हो जाता है, शुद्ध व्यंजन। तो जब आप ऊपर आपने देखा कि जब व्यंजन वर्ण से स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो व्यंजन संधि बनती है। तो यह व्यंजन कैसे से मेल होगा? जब आप पहले पद का अंतिम वर्ण व्यंजन रहेगा, तभी तो उसका दूसरे पद के पहले स्वर या व्यंजन से मेल होगा। और अगर उसमें हम हलंत नहीं लगाएंगे तो वह उसमें स्वर रहेगा। जैसा स्वर संधि में आपने देखा, क अगर है, राम है, तो म में अ लगा हुआ है, अंतिम में अ आ गया, तो स्वर संधि हो जाएगा। अगर उसको हटाना है, व्यंजन रखना है, तो अ को हटाना है राम में से, तो म को हलंत करना पड़ेगा, अर्थात उसे हम व्यंजन करेंगे। तो यह मतलब हुआ इसका। ये देखते हैं। तो पहला नियम है, यदि क च ट त प, ये वर्ग के ये पांचों वर्गों के पहले अक्षर हैं, वर्ण हैं, जिनके आधार पे उन वर्गों का नाम है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के बाद किसी वर्ग का, वर्ग माने पांचों वर्गों में से किसी का, किसी वर्ग का। और यहां ध्यान दीजिएगा, यहां हलंत है, मतलब अंत में क च ट त प के बाद, यानी हलंत के बाद आधा अगर आता है, यानी शुद्ध व्यंजन के बाद, इसका ध्यान रहे आपको। किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, मैं आपसे बताया था कि क्रम को ध्यान रखेंगे, नंबर का, अंक का। तृतीय तथा तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, या यर लव, या कोई स्वर आए, आप समझ गए होंगे कि जब किसी, यानी यदि क च ट त प के बाद, इस वर्णों के बाद, हलंत करने के बाद, यानी शुद्ध व्यंजन के बाद, किसी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आए, या यर ल वो में से कोई वर्ण आए, या कोई स्वर आए, तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, नीचे हम समझाएंगे। जैसे, आइए उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण है दिक धन गज। यहां क है, दिक पहला पद में का अंतिम वर्ण क्या है? दिक है। दिक में हलंत दिया गया है, यानी यह शुद्ध व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है। तो दिक क्या है? पहला वर्ग का, व्यंजन के वर्ग का पहला वर्ग, वर्ग का पहला अक्षर, यानी कवर का क है। और इसके बाद तीसरा चौथा में से कोई आए, पढ़ा आपने, तो यह तीसरा है। गौ क्या है? तीसरा। तो जब क के बाद क हलंत, यानी क व्यंजन के बाद ग व्यंजन आया है, तो यह पहला जो क वर्ग है, क वर्ण है, यह क वर्ण
अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात यह क किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो काउंट कर लीजिए। क पहला, ख दूसरा, ग तीसरा। तीसरा वर्ण क्या होगा बेटा, ग होगा। तो यह क ग हो जाएगा। अब आइए, यह क क्या है, व्यंजन है, अर्थात इसमें हलंत है, तो क्या है, आधा क, अर्थात शुद्ध व्यंजन है क, तो यह आधा ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिग्गज। क्या होगा, आधा क का आधा ग हो गया, अर्थात शुद्ध व्यंजन हो गया, तो यहाँ दिग्गज हो गया। समझ गए होंगे आप लोग। नीचे मैंने इसको लिखा है। आइए दूसरा हम चौ पर दिखाते हैं। यहाँ देखिए चौ दिया हुआ है, अच धन अंत। मैं कहा था कि किसी भी वर्ग कच ट त प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा व्यंजन, वर्ण या यर लव या कोई स्वर आता है, तो यहाँ अ स्वर आया हुआ है, तो चौ क्या हो जाएगा, अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो चौ छ ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जो, तो यहाँ आधा च है तो आधा जो होगा। क्या होगा, आधा जो होगा। आधा जो तो यहाँ नहीं दिया है, यहाँ तो पूरा जो दिया है। इसलिए दिया है कि इस जो का जो परिवर्तित तीसरा वर्ण जो है, आधा जो, और धन अ यहाँ दिया है, स्वर दिया है। तो जब आधा जो इसका और अ मिलेगा तो पूरा जो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पूरा जो, अंक की मात्रा है ही, तो अजंत। क्या हो जाएगा, संध इसका अजंत। अब कुछ समझ में आया होगा आप लोगों के। उसी तरह ट है, ट वर्ग का पहला है, ट वर्ग का, ट ठ ड ढ अड़ा का। तो सट धन दर्शन क्या दिया है, यहाँ ट दिया है और ट के बाद दो आया है, तो थ द तीसरा वर्ण है किसी वर्ग, यानी ट वर्ग का। तो यहाँ जो ट है वो अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। वर्ग के अपने ट वर्ग के, ट अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा वर्ण क्या होगा, ट ठ ड, तो षड दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, षड दर्शन। यहाँ देखिए आधा ट है तो यहाँ आधा ड हो गया। हो गया। अब आइए इसको समझ लीजिएगा, एक समझ लेंगे तो सब समझते रहेंगे जल्दी जल्दी। सत है, अब त वर्ग का, तो सत के बाद वाणी आया है, य र ल व, आपने पढ़ा होगा। तो क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण क्या होगा तो का, तो थ द, आधा तो है तो आधा द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदवाणी। क्या होगा, सदवाणी। अब यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ षटकोण स लिख दिया गया है, यह गलती है। सो दांत स आएगा। क्या आएगा, यह प्रिंटिंग मिस्टेक है, लिखने में दिक्कत, भूल हो गई है, इसलिए सदवाणी ये स रहेगा। इसमें क्या रहेगा, ये स। ये षटकोण स कहते हैं इसे। इसको, इसके उच्चारण में मूर्धा हो जाती है जीभ, और यह दांत स है, दोनों दांतों के बीच में जीभ आती है, तो इसका उच्चारण होता है, इसे दांत स कहते हैं। आप जानते ही होंगे, पढ़ाया भी गया है। तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दांत स, तो यहाँ ये स होगा, ये गलत हो गया, यह स नहीं रहेगा। अब आइए सदवाणी हो गया, तो का क्या हो गया, दो हो गया आधा। यहाँ प वर्ग, प वर्ग, तो प का यह स्वर है, कोई स्वर, तो ई आ गया है, तो प फ ब हो जाएगा। आधा ब और ई बी, छोटी यानी ह्रस्वई है, तो तो ब में ह्रस्वई आएगा तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो अभिंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिंधन। आप समझ गए होंगे। आइए दूसरा नियम देखते हैं। पहले वर्गीय वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, अब किस नियम के तहत पहला वर्ग अपने ही पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। पांचवा वर्ण क्या है भाई, अंग, इ, ड़, न, म, यह पंचम वर्ण है, पंचमाक्षर भी इसे कहते हैं। इसके विषय में आपने अध्ययन किया कक्षाओं में। यदि क, च, ट, त, प के बाद, ये क, च, ट, त, प क्या है, पांच वर्ग हैं, उन पांचों वर्गों का पहला अक्षर है, के बाद इन्हीं के नाम पे वर्गों का नाम है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग।
के बाद नो या मो आए, क्या है, नो या मो आए, मो इसके बाद इन कोच ट त प के बाद, तो कोच ट त प अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए दिया हुआ है, उदाहरण है वाक धनमय, वाक धनमय, तो यहाँ क दिया हुआ है, क वर्ण, और इसके बाद मो आया है, यहाँ नो मो कुछ भी आना चाहिए, तो यहाँ मो आया हुआ है। तब यह क वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है, अंग, तो यहाँ वांगमय हो गया, आधा है तो भी आधा हो जाएगा, नहीं शुद्ध व्यंजन हो जाएगा। अब आइए इसको आप पहले समझे इसलिए मैं चल रहा हूँ। यहाँ तो वर्ग का पहला तवर का क्या है, तो है, तो हलंत के बाद नो आया है, तो नो आया है तो यह तो अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो का पांचवा वर्ग क्या है, पंचमाक्षर क्या है, तो थो दो ध नो, तो नो है और यहाँ भी नो है, तो इससे मतलब नहीं है, नो आया है तो यह आधा नो हो जाएगा, तो संधि क्या बन जाएगी बेटे, उन्नति, उन्नत हो जाएगी। अब यहाँ सट धन मार्ग है, तो यहाँ टो ठो डो ढो आड़ा अपने यहाँ मो है, इसलिए यह ड़ हो जाएगा, तो षमार्ग हो गया, यहाँ देखा आपने, ध्यान दिया, षमार्ग हो गया। अब यहाँ अपधनमय है, यहाँ पवर्ग है, पवर्ग का पहला वर्ण है, तो प है, यहाँ म है, तो यह प फ ब भ म, तो प वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है, म, चूंकि यह व्यंजन प है तो वह व्यंजन म हो जाएगा, तो अम्मय हो गया, क्या हो गया, अम्मय। अब आइए जगत धननाथ, प्रसिद्ध है इसलिए नीचे लिख दिया हूं, जगत धननाथ, तो के बाद नो आया हुआ है, तो नो में बदल जाएगा, तो यह क्या हो गया, आधा ना, तो जगन्नाथ हो गया, क्या हो गया, जगन्नाथ। अब तीसरा, तो के संबंध में विशेषणीय, इसमें भी एक दो तीन जो भी है ध्यान दीजिएगा। यदि तो दो के बाद, यानी पहला, अगर पहले तो या दो में से कोई भी आता है, इसके बाद लो रहे, तो दो लो में बदल जाता है, तो दो पहले हो और उसके बाद लो रहे, तो या दो कोई वर्ग रहे, उसके बाद लो रहे, तो होगा तो, दो होगा तो आधा लो हो जाएगा, क्योंकि आधा है ना, तो आधा हो जाएगा, लो बदल जाता है। जैसे उत धन लाश, तो यहाँ तो और दो दिया है, तो है, तो के बाद लो दिया है, तो यह तो किसमें जाएगा, लो में, अर्थात तो हलंत का लो हलंत, अर्थात आधा तो का आधा लो, अर्थात व्यंजन तो का व्यंजन लो हो जाएगा। हम व्यंजन इसलिए कह रहे हैं कि स्वर शुद्ध व्यंजन आधा ही होता है, उसका उच्चारण हम करते हैं, तो त यानी उसमें स्वर नहीं आना चाहिए। यहाँ तो का ल हो गया है। अब आइए नीचे, हम चौथा नियम इसका देखते हैं, पहले का ही दूसरा देखते, जो है इसका दूसरा है, तो के संबंध का नियम का दूसरा है। तो के बाद, तो के बाद कवर्ग तवर्ग पवर्ग, तीन केवल वर्ग, ध्यान दीजिएगा, कवर्ग कख गंग, तवर्ग तथ दधन, पवर्ग प फ म, के तीसरे चौथे वर्ण, या तीसरा चौथा वर्ण क्या है, ग घ द ध ब भ, कवर्ग कवर्ग तवर्ग और पवर्ग का ही तीसरा और चौथा है। या य र व, तीन, य र व, या कोई स्वर आ जाए तो द हो जाता है, किसका द हो जाता है, तो हलंत का दो हलंत हो जाता है। किस तरह, यदि तो के बाद कवर्ग तवर्ग पवर्ग का में से किसी का अगर तीसरा चौथा वर्ण आ गया, आधा हलंत तो के बाद या यर व कोई आ गया या कोई स्वर आ गया, तो दो में बदल जाएगा। जैसे सतधन भावना, तो है और तो के बाद भ है, प फ ब भ म, तो चौथा पवर का है, तो यह तो किस में बदल जाएगा, अपने
दो में बदल जाएगा, अपने नहीं बदलेगा, दो में बदलेगा। तो यहाँ क्या होगा, सद्भावना। आइए, जगत धन ईश, यह तो के बाद ई है कोई स्वर, तो यहाँ स्वर आ गया, ई दीर्घ ई है, तो यह तो द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द। तो यह द तो हलंत द होगा, अर्थात आधा द, प्लस आपको मैंने जोड़ के बताया था स्वर संधि में कैसे जुड़ता है व्यंजन और स्वर। तो आधा तो, आधा द और धन दीर्घई बराबर दी। क्या होगा, दी। तो यहाँ दी आ गया, देख रहे हो। तो जगदीश, क्या हो गया संधि, जगदीश। फिर आते हैं तो के नियम के तीसरे पर। तो से परे, परे माने बाद में, चौ छ होने पर उसे चौ, यानी तो के बाद अगर चौछा आता है तो तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आधा चौ में। यानी जो या झ आता है तो के बाद, तो आधा ज हो जाएगा। तो या ठ अगर आता है तो आधा ट, और ड या ढ आता है तो आधा ड हो जाता है। किसके बाद, तो कलन के बाद। अब से देख लीजिए, तो के बाद यदि च आए तो च, ज आए तो ज, ठ आए तो ट, ड आए तो ड हो जाता है। जैसे उत धन चारण, देखिए यहाँ दिया हुआ है उदाहरण, उत धन चारण, तो के बाद चो आया है, तो के बाद चो आया है, तो यह तो क्या हो जाएगा, यहाँ चो या छो कुछ भी रहता, कुछ भी नहीं, चो या छो वर्ण केवल रहता, तो यह तो आधा चौ हो जाता, आधा तो है तो आधा चौ हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, उच्चारण, यहाँ चौथा आ गया। ध्यान दीजिए, नीचे आते हैं। सतधन जन, तो आया है, उसके बाद जो आया है, तो जो आया है, जो झो, जो जाएगा तो जो हो जाएगा। तो यहाँ तो आधा जो में बदल जाएगा। ध्यान दीजिए, सज्जन। उतधन डयन, तो हलंत है, और तो हलंत के बाद डो आया है, डो ढ अगर कोई आता है तो डो में बदल जाएगा, यानी डो हो जाएगा। तो हलंत है तो यहाँ ड हलंत हो गया, यानी आधा ड हो गया, उड्डयन। ततधन टीका, तो के बाद टोठो आया है, टोठो में से कोई आवे तो यहाँ टो आया है, तो यह तो क्या हो जाएगा, टो हो जाएगा। हलंत है तो टो हलंत, यानी आधा तो आधा टो। तो तट्टिका हो गया इधर, देखिए संधि क्या हो गई, तट्टिका। अब आइए चौथा, ये तो का ही है नियम। यदि तो के परे, परे माने बाद में, तालव्य स, जिस स्व के उच्चारण में तालु से घर्षण होकर आवाज बाहर आए, या जो स घर्षण करते हुए बाहर निकले तालुओं से और जीव से, उसे हम तालव्य स कहते हैं। क्या कहते हैं, तालव्य स। तो इसे तालव्य स कहते हैं। यदि तो के बाद तालव्य स हो तो हलंत के स्थान पर च हलंत हो जाता है, और स के स्थान पर, तालव्य स के स्थान पे छ हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे उतधन श्वास, आधा स, तो के बाद स आया तो यह तो आधा च और यह स छ हो जाएगा। चूंकि यह हलंत है, आधा स है, इसलिए आधा छ यहां भी हो। उच्छ्वास, देखिए क्या दिया है, उच्छ्वास, आधा च और आधा छ, उच्छ्वास हो जाएगा। संधि क्या होगी, उच्छ्वास। स का छ और तो का चो। नीचे देखते हैं, उतधन शिष्ट, उतधन शिष्ट है, तो हलंत है, और तो हलंत के बाद क्या है, स है, तालव्य स है, तो का आधा च हो जाएगा और सौ का छ हो जाएगा। चूंकि यह पूरा स है और शी है, हरस्वी लगा हुआ है, तो यह छी हो जाएगा, यानी छ में हरस्वी लग जाएगा तो उच्छिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट। आइए पांचवा नियम देखते हैं तो के संबंध में। यदि तो से परे हो तो क्या हो, यदि तो से परे हो तो का द हो जाता है,
और हो का ध हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे उतथनहार, तो का द हो जाएगा, आधा तो है तो आधा द हो जाएगा, और ह का ध हो जाएगा। तो उतधनहार बराबर उद्धार। ये सब व्यंजन संग चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ द आधा, क्योंकि हलंत उधर दिया है, और धा है तो धा हो जाएगा। क्या है? हा है तो धा हो जाएगा। हो का ध, और इसमें आ की मात्रा लगी है तो धा हो जाएगा, उद्धार। नेक्स्ट एक और उदाहरण देख लीजिए, उतधन हरण। तो यहाँ तो का द और ह का ध उद्धरण हो गया। क्या हो गया? ध्यान दीजिए। अब ये चौथा देखते हैं। तो तीसरा था, चौथा छ के संबंध में विशेष नियम। आइए स्वर के बाद, यहाँ देखिएगा व्यंजन नहीं आएगा, पहले स्वर आएगा, क्योंकि इस व्यंजन संधि में स्वर के बाद ही व्यंजन मिलता है, तो व्यंजन संधि होती है। स्वर के बाद छ वर्ण आए तो छ के पहले च वर्ण जुड़ जाता है। और च वर्ण कैसा जुड़ेगा? छ तो छ का रहेगा वैसे ही, च वर्ण आधा च जुड़ जाएगा। जैसे अनुधन छेद, यहाँ देखिए नौ, न धन उ, छोटा उ यानी ह्रस्व। तो यहाँ ह्रस्व है यानी स्वर आया हुआ है, तो ये यहाँ ह्रस्व आया है, तो यहाँ और छ आया है इधर, तो यहाँ आधा च जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। कोई वर्ण यहाँ हटेगा नहीं, किसी के हटने पर च नहीं बनेगा, स्वतः यहाँ संधि के नियमों के अनुसार आधा च जुड़ जाएगा, और शेष वैसे ही रहेगा। तो अनुच्छेद, छेद वैसे ही रहा, अनु वैसे ही रहा। अगर ह्रस्व स्वर के बाद, किसी भी स्वर के बाद छ आता है तो आधा च हो जाता है। ध्यान दिया आपने? अब आइए इधर देखते हैं, स्वधन छंद, स्वच्छंद। स्व, इसमें अ स्वर है और इसके बाद छ है, तो स्वच्छंद, यहाँ च आ गया। अब आइए पांचवा, म के संबंध में विशेष नियम। ध्यान दीजिएगा, यदि म, इसका पहला नियम, यदि म के बाद पहले वर्ण के अंत में म व्यंजन आता है, व्यंजन, म व्यंजन के बाद क से भ तक, यानी क से भ, अर्थात 24 वर्ण, 25 25, 5 वर्ण का क च ट त प वर्ग है। मैं बताया था आपको पहले, वर्ग 5 ही है। तो उसमें से म को हटा करके भ तक, क से भ तक कोई स्पर्श व्यंजन, इसके उच्चारण में कहीं न कहीं आवाज निकलती है इन वर्णों की, तो स्पर्श करता है, इसीलिए हम इन सभी व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन हो कहाँ से? क से भ तक, कोई भी अगर हो म के बाद, तो म उसी वर्ग के अंतिम वर्ण अंग, ईय, ड़, न में अथवा अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार बिंदु को कहते हैं, ऊपर जो लगता है, जिसका उच्चारण हम अंग के रूप में करते हैं, तो उसे अनुस्वार कहते हैं। तो यदि म के बाद क से भ तक कोई वर्ण आता है, कोई व्यंजन आता है, तो म अपने जो वर्ण रहेगा उस वर्ग के 5वें अक्षर में बदल जाएगा वह वर्ण, या ऊपर हम अनुस्वार लगा देंगे तो हो जाएगा। जैसे दोनों हम बताते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। उदाहरण में समधन कल्प, अब यहाँ म आया है, म के बाद क आया है, क का 5वां वर्ण क्या है भाई? अंग, मैंने अलग लिखा, या अनुस्वार। तो यहाँ कल्प क, क ख ग अंग 5वां हो गया, और यहाँ म। तो एक तो हो गया संकल्प, यानी अंग के स्थान पे हमने अंग लगा दिया, ठीक है। और दूसरा हमने अंग लिख दिया, पहले हम लोग पढ़ते थे तो ऐसे लिखा जाता था। अभी सरकार के निर्देशन के अनुसार
ऐसे नहीं लिखना है या ऐसे नहीं लिखना है, अब इसको अनुस्वार लगा के ही लिखना है। वैसे भी ऐसे लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, हम लोगों ने तो ऐसे ही पढ़ा। फिर दोनों सही है, दोनों लगाएंगे। तो संकल्प, संकल्प हो गया, अनुस्वार कहते हैं इसे, अनुस्वार लग गया, ठीक है। या अगर हम पांचवा वर्ण लिख दें क का तो यह हो गया संकल्प, ऐसे लिख देंगे। आधा अंग हो गया। समधन चय, तो म के बाद च आया है, तो च का पांचवा इय होगा, तो हम संचय इया लिख दिया यहाँ। और नहीं तो हमने अनुस्वार लगा दिया, तो संचय ऐसे हो गया संचय। समधन तोष, यहाँ तथा दध न, न है तो म का क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, तो यहाँ संतोष। और नहीं तो अनुस्वार लगाया तो यहाँ न, अंक की मात्रा। आइए परम धन तू, तो परम धन तू में क्या होगा, म के बाद तो आया है, तो का पंचम वर्ण क्या होगा, न होगा, तथा तथा न, तो हम परंतु आएगा, तो यहाँ आधा हमने न लगा दिया पंचम वर्ण का, म के स्थान पे आ गया, आधा म है तो आधा नहीं आएगा ना। और नहीं तो हमने अनुस्वार लगा दिया, तो न लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसका दूसरा देखते हैं क्या बचा है। म के बाद स्पर्श व्यंजन क से भ तक। अब उसमें म वर्गी में म बचा है, तो आइए म का देख लेते हैं। म से पूर्व, म से पूर्व बने म एक बचा है, तो म से पहले यदि म व्यंजन आता है तो इसका क्या होगा, द्वित्व हो जाता है। द्वित्व माने डबल। जैसे समधनमत, तो समधनमत यहाँ ध्यान दीजिए, म है और म से पूर्व यहाँ म आ जाए तो यह द्वित्व हो जाता है, यानी यह ऐसे का ऐसे ही रख दिया जाता है, यानी डबल में हो जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सम्मत, सम्मत हो गया, क्या हो गया, सम्मत। और समधनमान, तो म है, इसके पहले म है, तो वैसे ही यह वैसे ही जोड़ दिया जाएगा, तो यह म हो गया सम्मत। अब आइए तीसरा, इसमें क्या है। तीसरा म के बाद यर लव तालव्य स मूर्धन्य स ह, यही बचा है उसमें। म के बाद यर लव आता है, यर लव तालव्य स मूर्धन्य स, क्योंकि यह घर्षण होकर नहीं आता है, कर्ण से सीधे बाहर आती है। में से कोई व्यंजन होने पर म का अनुस्वार ही होता है, ठीक है, क्योंकि अवर्गीय नहीं है और इसके उच्चारण में भी अंतर है, तो इसका केवल अनुस्वार होता है। जैसे समधन योग, संयोग, म का अनुस्वार हो गया संयोग। समधन रक्षण, संरक्षण। समधन विधान, संविधान। समधन सार, संसार। इसमें समधन राट, सम्राट अपवाद है, ऐसे एक आध आते हैं जो अपवाद हैं, इनमें नियम नहीं लगाए जा सकते, इन्हें अपवाद कहते हैं। छठा है नौ, नौ के बाद ल रहे तो नौ व्यंजन का, यानी नौ हलंत, नौ व्यंजन का अनुनासिक के साथ ल हलंत हो जाता है। ल हलंत अर्थात ल व्यंजन अर्थात आधा ल हो जाता है। अगर नौ के बाद ल आता है तो नौ का अनुनासिक के साथ ल होता है, ध्यान दीजिएगा, आधा ल। जैसे महान धन लाभ, महान है, महान धन लाभ, तो नौ के बाद ल आया है तो इसका अनुनासिक होगा और अनुस्वार नहीं होगा, अनुनासिक में चंद्रबिंदु होता है, और अनुस्वार माने अंक की मात्रा, तो यह अनुनासिक अर्थात चंद्रबिंदु, तो इस नौ का चंद्रबिंदु और आधा ल हो जाएगा, तो महालाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महालाभ। ये चंद्रबिंदु हो गया, इसमें बिंदु नहीं दिया जा पा रहा है, और यहाँ बिंदु भी होना चाहिए, तो चंद्रबिंदु हो गया और ल हो गया, दोनों जुड़ गए इसमें, महालाभ।
अब आइए 7वां नंबर। नौ को ड़ यानी ड़त्व विधि कहते हैं या री र मूर्धन्य स से परे, परे माने बाद में, उसके बाद कहीं भी नौ का ड़ हो जाता है। री र मूर्धन्य स से परे के बाद नौ का क्या होता है, ड़ हो जाता है। परंतु च वर्ग ट वर्ग त वर्ग तालव्य स और दांत स, ध्यान दीजिएगा, च वर्ग च ट त दाल तालव्य स और दंत स का व्यवधान हो जाने पर नो का ड़ नहीं होता, वैसे ही रहता है। जैसे परिधन नाम, तो यहाँ नो है तो नो का क्या हो गया, अड़ हो गया, परिणाम हो गया। प्रधन मान, तो यह इसके बाद नो आया है तो यहाँ प्रमाण हो गया। 8वां तालव्य स, सॉरी दांत स को स कौन सा है, मूर्धन्य स, दांत स का मूर्धन्य स, सत्व विधि। दांत स के पहले ओ आ से भिन्न यानी ओ आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए, ओ आ को छोड़ करके सो दांत स अगर आता है और इसके पहले ओ आ को छोड़ करके कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो स दांत स मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे अभिधन शेख, यहाँ हरस्वई आया हुआ है, क्या है, हरस्वई, ओ आ नहीं यहाँ पर। जैसे राम अब नहीं है, अभी है, यानी ह्रस्वई है, तो यह दांत स मूर्धन्य स हो जाएगा, अर्थात यह मूर्धन्य स हो गया। निधन सिद्ध, सिद्ध यहाँ ह्रस्वई है तो यह मूर्धन्य स हो जाएगा, निषिद्ध आ जाएगा, क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, मूर्धन्य स हो गया। वैसे ही विधन सम, तो यहाँ भी ह्रस्वई है, ह्रस्वई है तो यहाँ दांत स का मूर्धन्य स हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। और यहाँ ह्रस्व है तो यहाँ दांत स का यहाँ मूर्धन्य स हो जाएगा। सुसुप्ति, सुधन सुप्ति बराबर संधि क्या होगा, सुसुप्ति। अब इसमें जैसे विस्मरण है, अनुस्वार है, यह नियम अपवाद है, इनमें यह नियम उपयोगी नहीं होता, अपवाद में आते हैं। तो अभी आपने पार्ट 1 में स्वर संधि को सविस्तार समझा, मैंने समझाया। दूसरे पार्ट 2 में संधि का दूसरा भेद व्यंजन संधि आपने सविस्तार समझा, आप समझ गए होंगे। अभ्यास करेंगे तो निश्चित आएगा। अभ्यास में आप अपनी पुस्तक में आए हुए संधि के शब्दों को ले करके समझेंगे, क्योंकि गृह कार्य में मैं वही दूंगा और वही एग्जाम में आता है, जो पुस्तक के नीचे है वही आता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। तो यह आपका दूसरा पार्ट में व्यंजन संधि हो गया, और तीसरे पार्ट में आपको विसर्ग संधि के बारे में विस्तृत समझाऊंगा। तो आप इसका अभ्यास कीजिए, समझिए। धन्यवाद।